ओपन एयर रेस्टोरेंट की पुरसुकून फिजाओं में इस वक्त हल्की मौसीकी रची बसी थी। मसूई दरख्तों से लिपटी फेरी लाइट्स ख्वाबनाक सा तासुर पैदा कर रही थीं। लकड़ी की छोटी गोल मेज से गिर्द कुर्सियां लगी थीं, जिन पे इस वक्त सीनिया हाकिम पलाज मीर के सामने बैठी थी। पलाज उसे मुस्कुराते हुए कुछ बता रहा था। सीनिया सुन रही थी। इन चंद दिनों में चाहे उससे तूफानी किस्म की मोहब्बत ना हो सकी थी, मगर उनसीयत होने लगी थी। वो साथ होता था तो बाकी इंसानों की तरह उसके साथ से कोफ्त नहीं हुआ करती थी। भला हम आखिर कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? बशीर कल भी मुझसे पूछ रहा था कि भला आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। उसे लगता है आप सऊदी अरब हैं। अपने खानदान को धोखा देना मुझे समझ नहीं आता। वो नरमी से बोली। खिलाफ तवक्का बिलाज ने बुरा नहीं मनाया। वो आजकल बातों का बुरा नहीं मनाया करता था। मैं बहुत जल्द सऊदी जा रहा हूँ। तुम्हें फिक्र करने की अब कोई ज़रूरत नहीं जैनी। जो तुम चाहोगी अब से वो होगा। भलाज, क्या आप यहीं नहीं रह सकते? मेरा मतलब है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस हमेशा हंसारे का सबब बनती हैं। हम कम पे गुजारा कर लेंगे, बस चंद सालों की बात है। फिर मेरी अपनी नौकरी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा पैसा खाऊंगा? यकदम वो दुरुस्ती से बोला। मैं जब तक जिंदा हूँ खुद कमा सकता हूँ और तुम्हें खिला भी सकता हूँ। घर के फैसले हमेशा मर्द लेता है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं भी उसी घर में हूँ जिसमें आप। मैं यूं ही अपने घर से उठकर आपके पीछे नहीं आ गई। मेरे साथ आपका नाम जुड़ा है। मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ। वो रुखी बलाज के संजीदा तासुरात को देखा, फिर आगे होकर बैठी, फिक्रमंद सी। मुझसे मुकाबले छोड़कर मुझे गिरा कर खुद को ऊपर लाने की सोच को परे करके देखिए। मैं आपके साथ खड़ी नजर आऊंगी। बलाज ने कंधे ढीले छोड़ दिए। हम दोनों जहाँ से आए हैं तुम उस जगह से वाकिफ़ हो सैनी। वहाँ बीवियों के मुकाम से भी वाकिफ़ हो। मैं हर दफ़ा खुद को बदलने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। झूठ। मैं यहाँ कारोबार नहीं कर सकता, ना यहाँ रह सकता हूँ। इस मुल्क में मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है। सीने चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर अपने बैग से एक खाकी फूला हुआ लिफाफा निकालकर मेज पे रखा। बिलाज की आंखें हैरत से छोटी हुई। ये क्या है? मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया है। ये 20 लाख के करीब की रकम है। कुछ पैसे बशर ने डाले हैं। अब आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं और सऊदी भी जा सकते हैं। बस प्लीज़, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे उतारना छोड़ दें। तुम तुमने ये सब, तुम्हें गोल्ड से बहुत प्यार था जैनी। उसके अल्फाज बेरब थे। लिफाफा उससे अब तक छुआ भी नहीं था। मैं ये नहीं ले सकता। ये तुमने क्या कर दिया? ओ मेरे खुदाया, ये तुमने क्या कर दिया है? वो बेख्तियार परेशान हो बैठा। मुझे गोल्ड पसंद है, लेकिन हमारी शादी आपकी ज़हनी सेहत उस सबसे ज़्यादा अहम है। मैं ये नहीं ले सकता जैनी। मैं अपनी बीवी के जेवरात का पैसा नहीं ले सकता। तुम प्लीज़ ये वापस रखो तो अपने पास। भलाज, सीनियर तहमुल से उसका नाम लिया। अगर आपको लगता है रिवायती बीवियों की तरह मैं आपसे कहूँगी कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है, आप मेरे सरताज हैं, मेरी चीज़ों पे आपका हक है, तो प्लीज़ ये सब मुझसे नहीं होगा। भलाज ने बेबसी से उसे देखा। हाँ, मगर मैं इतना कहूँगी कि हम दोनों एक हैं तो हमारी परेशानियाँ भी एक हैं। अब प्लीज़ इसे रख लें। लिफाफा एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाया। भलाज ने उस लिफाफे को नहीं देखा, उसे सीनिया को नहीं देखा। वो बस अपनी जगह से उठा था। फिर सीनिया ने उसे रेस्ट रूम की तरफ जाते देखा। कतार दर कतार लगे वॉश बेसिन, दीवार की आईना और उनके सामने खड़ा बलाज यूसुफ मीर। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा यूं जैसे किसी ने सफ़ेद चूना फेर दिया हो। उससे कदम लर्ज रहे थे। पैसे न होने की वजह से वो कुछ कागजात साइन कर चुका था। वो खुदाया, वो ऐसा कैसे कर सकता था? उससे जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां तेजी से एक नंबर डायल कर रही थीं। घंटियां पलट पलट कर वापस आ रही थीं। बलाज बगैर रुके दीवानावार उस नंबर को मिलाता रहा। बिलाखिर कॉल मिल गई थी। क्या मैं उन कागजात से अपने दस्तक वापस ले सकता हूँ? मेरे पास अब पैसे हैं, मेरे अपने पैसे। मैं यहाँ रहकर कारोबार कर सकता हूँ। क्या मेरे लिए कोई राह निकल सकती है? खुदा के लिए कुछ करो। वो बाकायदा का आने लगा था। उन कागजात पे दस्तक और मुआहदा तुमने अपने पूरे होशो हवास में किया था बलाज। तुम पे वापसी की तमाम राहें मसदूद हुई। एक सूर सा था जो उसकी कानों में फूंका जा चुका था। पलाश दीवार से लगता हुआ धीरे धीरे नीचे बैठता चला गया। उसकी आंखें खुश्क थीं, मगर उनमें जो तूफान था वो हसन का तूफान था। उसका हुबरू चेहरा मुर्दा लगता था। पलाश मीर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका था। गलतियों के अंजाम भुगतना पड़ते हैं। बीजिंग चाइना कतार हुकूमत है,
जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ और ऊंची आला आर्किटेक्चर की मिसाल, इमारात का शहर, साफ सुथरा और नफीस शहर। बीजिंग के एक 7 स्टार होटल के बैंक्वेट में इस वक्त तकरीब का समा था। स्याह और सुनहरी थीम का डेकोर और उन्हीं रंगों के लिबास पहने लोग हाथ में मशरूब और खाने की प्लेट लिए जरा जरा से फासले पे टोलियां बनाए खड़े थे। छत से लटकते सुनहरी झूमर तले स्टेज लगा था, जहाँ एक बच्ची अफसरदा सी बैठी थी। उसे स्याह फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके साथ सुनहरी मिनी कोट था। लंबे बाल खुले थे और एक हेयर बैंड अटका रखा था। उसकी आंखें हॉल के दखले दरवाजे पे जमी थीं, जहाँ से उसके हाथ मेहमान को अंदर आना था। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद जब कोई ना आया, तो मुहब मलिक अपनी बेटी एजल मलिक को बामुश्किल राजी कर था कि एक स्टैंड की तरफ ले आया। एजल ने गीली होती आंखें उठाकर अपनी माँ को देखा। कैस आएगा ना मम्मी? वो ज़रूर आएगा। कोई उसे पुकारे तो वो आ जाता है। माँ ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। बच्चे ने अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया, मगर 10 मिनट के मज़ीद इंतज़ार के बाद भी कोई ना आया, तो मजबूरन उसे केक काटने के लिए उठकर आना पड़ा। उसके हाथ में छोटा सा नाइफ था। उसने अफसरदा सी नसें अतराफ में दौड़ाई, फिर अपने बाप को देखा। उसकी आंखें किसी भी पल छलक पड़ती, मगर उसी लम्हे वहाँ कोई आया था। हॉल की दखली दरवाजे से वो आ रहा था। सुरमाई डिनर सूट, सलीके से सजे बाल, पड़ी हुई शेव, संजीदा आंखें, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट जो एसल को देख कर आई थी। हॉल के दखली दरवाजे से लेकर स्टेज तक सुर्ख कारपेट आता था। उसके स्याह जूते सुर्ख कारपेट पे पड़े रहे थे। एसल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लोगों का हुजूम उसे तक रहा था। वो बस उस बच्ची को देख रहा था। एकदम वो उस सुर्ख कारपेट के बीच में रुक गया, बाजू फैलाए और बेआवाज़ नो हग्स फॉर मी दोहराया। एजल खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर दौड़ती हुई उसके करीब चली आई। कैसे झुककर उसे बांसों में भर लिया था। कई लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। मीरा उठी हुई गर्दन के साथ उन्हें देख रही थी। अलबत्ता मुहिब के तासुरात सपाट थे। मैंने आपका इतना इंतज़ार किया मामू, वो शिकवा करने लगी थी। कैस हल्का हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि तुम्हें यकीन रखना चाहिए था कि कैसा आएगा। उसके बरजस्तगी से कहने पे एजल दोबारा हंस पड़ी। केक काटा गया, मुबारकबाद, तोहाइफ और एक भरपूर शाम के बाद तकरीब अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। ये गैस के होटल स्वीट का मंजर था। बलकोनी में रखे सोफे पे वो बैठा हुआ था और एजल उसकी गोद में सर रख के सो रही थी। मीरा उसके सामने वाले सोफे पे बैठी थी। दोनों के हाथ में कॉफ़ी के मग थे। दोस्तों को कई साल खला पुर करने के लिए सालों की ज़रूरत नहीं होती, चंद पल और सब पहले जैसा। बिलाखिर तुमने जिता दिया कि तुम अपनी मर्जी करोगे। इतने सालों में तुम मेरे लिए तो कभी नहीं आए। मीरा को शिकवा करने की बहुत आदत थी। मैंने कभी तुमसे कोई जिद नहीं लगाई। तुमने मुझे अपना हरीफ समझा था, हालांकि मैं तुम्हारा बाजू था। उससे कहते हुए एजल के बाल दोनों हाथों से समेटे, फिर पोनी की शक्ल देते हुए हाथ मीरा के सामने फैलाया। अगर कभी किसी वक्त मैं गलत थी तो तुम समझा सकते थे। मैंने समझाया था। मैं अगर नहीं समझ सकी तो तुम्हें बार बार मेरे पीछे आना चाहिए था। मैं उनके पीछे जाता हूँ जिन्होंने वापस आना हो। तुम हाथ छुड़वाने से पहले जा चुकी थी। उससे हाथ अब तक सामने फैला रखा था। मीरा ने झुंझलाहट के आलम में बैग में हाथ मारते हुए एक पोनी बरामद की और कैस के हाथ पे रख दी। डेट इंसान ने बगैर रस्से लिए पोनी थाम ली। सब कैसे हैं? चचा, अनीसा, मेहदी और तुम? सब ठीक है। चचा की तबीयत अब बेहतर है। वो ईसल के बालों की गिट नरमी से पोनी लपेट रहा था। मेहदी कुछ माह से घर पे है। अनीसा ने यूट्यूब चैनल बना लिया है। मकसूद चचा भी ठीक है। सब ठीक है। ईसल नींद में कसमसाने लगी थी। वो अब उसे थपक रहा था। तुम कैसे हो अब्दुल्ला? मुझे अब्दुल्ला मत कहा करो। वो बिला तामुल बोला। तुम कैसे हो अब्दुल्ला? न उसका सवाल बदला, न आंखों में ठहरी संजीदगी। कैसे नजर उठाकर उसे देखा। क्या मुझे तुम्हारे सामने भी कहने की जरूरत है मीरा? सुनहरी आंखों वाली लड़की ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ ढेर सा हसन था। तुम थक रहे हो, है ना? सही कहा। तुम सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहते हो। सही कहा। खानदान में कोई भी ठीक नहीं है और तुम उन्हें ठीक करते करते थक गए हो। कह सबके जोर से हंस पड़ा। सही कहा। तुम यहाँ मेरे या इजल के लिए नहीं आए? वो आगे को हुई कैस की आंखों में देखा। हर बार ये गलत काम करने से पहले तुम कहीं बहुत दूर चले जाते हो, अपने खानदान से बहुत दूर, ताकि चंद दिन तुम्हारे अंदर एहसासात बाकी न रहे। मीरा मदम सरगोशी से कह रही थी। तुम एक बार फिर कुछ करने वाले हो? क्या तुम किसी को कत्ल करने वाले हो? कैस भी आगे को हुआ।
इतना कि अब उन दोनों की पेशानी टकराने का अच्छा था। क्या मेरा भेद खुल चुका है? क्या मेरे आगे तुम्हारा कोई भेद है भी? वो उससे ज़्यादा बर्फ अंदाज से बोली। गैस महसूस हुआ था। फिर अपना कॉफ़ी का मग उठाया। उसकी कॉफ़ी ठंडी नहीं हुई थी। मग हीटर जो कि एक पिच नुमा होता है, वो वर्क टाइम पे आपकी चाय कॉफ़ी को ठंडा नहीं होने देता। जिन्हीं लोग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काफ़ी आगे हैं। तुमने ख्वामखा शादी कर ली। अच्छी खासी क्राइम पार्टनर ही तुम मेरी। गैस को अफसोस सा हो। तुम किससे मारने वाले हो गैस? सवाल था कि क्या। गैस को एकदम कॉफ़ी का जायका कड़वा लगने लगा। अभी वो जवाब देता कि मुखब दरवाज़ा नॉक करता अंदर आता दिखाई दिया। कटीली नजरों से गैस और मीरा को देखा। काफ़ी देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। वो गैस को देखे बगैर आया और झुककर ऐसा उठाना चाहूँ। मैं 3 दिन इसी शहर में हूँ और एजल ये तीनों दिन मेरे साथ रहेगी। और ये सब किसने तय किया? चबा चबा कर पूछा क्यों? क्या मुझे इजाज़त की ज़रूरत है? कम ऑन, मैं बच्ची का मामू हूँ, मेरे भी कुछ हकूक़ हैं। उससे मीरा को देखा। जाओ शाबाश, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है। दादा बनने की पूरी कोशिश की गई। मैं अपनी बेटी और बीवी दोनों को लेकर जाऊंगा। तुम्हारी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं और याद आ भाई है, याददाश्त कमज़ोर हो गई थी क्या? मेरी 6 साल पुरानी याददाश्त बहुत मजबूत है, तुम्हारी भी होनी चाहिए। वैसे क्या अपने जिस्म पे मेरे दिए निशान भूल गए हो? मुहिब का चेहरा मारे आहानत के सुर्ख पड़ने लगा। ये पाकिस्तान नहीं है कैस? यहाँ पाकिस्तान नहीं है यानी क्या चाइना में मामू और चाचाओं के हकूक़ नहीं होते? गर्दन मोड़कर मीरा को देखा। नहीं होते क्या मीरा? वो मुस्कुराहट छुपाते हुए उठ रही थी। हेजल तुम्हारे पास रुक सकती है, उससे कहते हुए अपना बैग उठाया। मुहिब खून के खून पी कर रह गया। अलबत्ता कुछ कर ना सका। 6 साल गुजर गए थे मगर जिस्म पे पड़े निशान अब भी वैसे थे। कम वक्त गैस उससे आज भी डर लगता था। मारते हुए हाथ नहीं रुकता था। वो एक आखिरी निगाह गलत उन पे डाले बाहर निकल गया। मामू का हक है, बस इसीलिए छोड़कर जा रहा हूँ। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी के अहाते में आज स्टेज लगा था। मेहदी गंभीर जो कि कुछ दिनों से मंजर से गायब था, आज यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कई मिनटों के बाद स्पीच देने के लिए राजी हुआ था। वो 2 माह से एक शहर एक घर में था। उसके इंस्टाग्राम की डीएम्स में हम्मा वक्त लोगों का चमकता रहता। सवाल किए जाते। चंद गिनी चुनी लोकेशन पे शूट हुई वीडियोस देखकर अब लोग थक चुके थे। उससे नए मुल्क जाने को कहा जाता। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार था। उसे नहीं मालूम था अगर स्टेज पर जाएगा तो बोलेगा क्या। बैक स्टेज बैठा मेरी शव ख्वाबी का शिकार लगता था। सफ़ेद गोल गले वाली नीली शर्ट के ऊपर मुख्तलिफ रंगों वाला जैकेट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए और चेहरे पे मर्दानी लिए मेरी गंभीर हमारा मेहदी नहीं लगता था। स्टेज पे उसके नाम की पुकार हुई तो चंद लोग फौरन उसकी तरफ बढ़े। उसकी कमर पे लगा माइक फिक्स किया। किसी ने बालों को ठीक किया, किसी ने उसकी जैकेट के बाजू के कफ मोड़ दिए। अब लगता था वो फ्री सोल। स्टेज पे खड़े ढेरों लोगों को देखते हुए उसके अल्फाज गुम हो गए। जिंदगी में पहली बार मेरी गंभीर के पास अल्फाज सही थे। ये रश, ये मजमू, उसके नाम की पुकार। जिंदगी में पहली बार उसे लोग इरिटेट कर रहे थे। शोर थम गया। लोग चाहते थे वो बोले। आंखें उसे हंस से तक रही थी। लोग मोबाइल हाथों में लिए खड़े थे, वीडियो बन रही थी। मगर वो बस गायब दिमागी से लोगों को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और फिर उसी मजमे में उसे वो नजर आई, वही जो उसके गम से निकलने का जरिया थी। लोगों को लगा वो नर्वस हो रहा है। लोग उसके लिए नारे बुलंद करने लगे थे। उसी लम्हे उसकी जैकेट की जेब में पड़ा मोबाइल थरथराया। उससे कांपते हाथों से मोबाइल निकाल कर देखा। जीनिया का मैसेज था। आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है। हीरो हर बार स्टेज पे होता होगा मगर कई बार बैक स्टेज पे भी विलन नहीं होते। उसे शाकी निगाहें उठाकर मजमे में खड़ी उस लड़की को देखा। वो आंखें झपकाकर उसे तसल्ली दे रही थी। मेहदी ने आवाज़ें नज़रअंदाज की। चेहरे बेमोल हुए और फिर वो मुड़ गया। वापस जाते हुए उसके अंदर का अल्फशार ख़त्म हो गया था। धड़ाधड़ हैशटैग सके लोग बेतरह परेशान हो उठे। मेहमान हसूसी आनंद महसूस कर उठे। वो सबकी परवाह किए बगैर वहां से जा रहा था, दूर, बहुत दूर। कहानी को अगर एक दिन पीछे ले जाओ तो गैस गंभीर तुम्हें बीजिंग एयरपोर्ट पे खड़ा दिखाई देगा। साथ हदीबा और बाकी टीम थी जिनको उससे इशारे से एक तरफ होने को कहा और खुद अपने सामने खड़ी औरत और बच्ची को देखा। मीरा, शौहर से मार खाते रहना सब्र नहीं बुज़दिली होती है। तुम मेकअप के ज़रिए अपने इन दागों को छुपा सकती हो। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है?
साल में एक बार गैस के अंदर जज्बात भरते थे। आज वही दिन था। मीरा ने गर्दन झुका दी। पलक में गिराही पड़ने लगी। आज कल परसों या फिर कई साल बाद भी तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि कभी किसी दौर में इस अब्यूसिव शादी से तुम्हें निकाल सकता हूँ। मीरा ने एक झटके से गर्दन उठाई। गीली आंखें शाकी अंदाज से फैली। कोई किसी को नहीं बचाता, हर इंसान अपना निजात दहिंदा खुद होता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ, तुम्हारे गिरने पे तुम्हें उठा भी सकता हूँ, लेकिन मैं मीरा, मैं तुम नहीं बन सकता। जुल्म तुम पे है, उससे निकलना भी तुम्हारा काम है। वो चंद पल मीरा को देखता रहा, फिर घुटनों के बल एसल के पास बैठा। मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ या तुम्हारा बाप? एसल सोच में पड़ी, फिर गैस के कान के पास झुककर सरगोशी की। अगर आप मेरे पापा को ना बताएं तो आप ज़्यादा हैंडसम हैं। गैस हंस पड़ा। तुम्हारा फेवरेट कौन है, मेहदी या मैं? उससे एसल के बाल दुरुस्त करते हुए सवाल किया। अगर आप साल में 3 बार मुझसे मिलने आया करें तो आप, वरना मजबूरी है। मेहदी कम से कम दिन में 3 बार कॉल्स तो करता है। वो इतरा कर बोली। अब के गैस संजीदा रहा। साल में 2 बार मिलना और मैं तुम्हारा फेवरेट। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ाए हुए था, गोया डील कर रहा हो। एसल एक पल को सोच में पड़ गई। ये आइडिया बुरा नहीं था। मेरी यूं भी उसे कॉल्स करना नहीं छोड़ेगा। उसे भला किससे बताना था। ओके, साल में 2 बार मीटअप और आप मेरे फेवरेट। उससे हाथ मिला लिया। गैस स्वाद आना मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। फिर अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड होती ऑडियो पे सेव का बटन दबाया। हो गया रिकॉर्ड। वो मुस्कुराया, फिर झुककर एसल के गाल चूमे और सीधा हुआ। थैंक यू सो मच इस कन्फेशन के लिए। अब मुझे और मेहदी को इस बात पर लड़ना नहीं पड़ेगा। एसल कई लम्हे रोनी सूरत लिए उसे जाते हुए देखती रही। मामू ने उसके साथ प्रैंक कर दिया था। यूनिवर्सिटी से दूर एक खाली सड़क पे जिसके दोनों अतराफ में दरख्त थे, मेरी गंभीर गर्दन झुकाए शिकस्त सा चल रहा था। अब तक तो उसकी वीडियो वायरल हो चुकी होगी। अब तक तो लोग डिप्रेशन इज एन जोक, हीलर कैन बी फीलर टू के हैशटैग्स चला रहे होंगे। उससे परवाह थी, हमेशा से थी। अपनी रेपुटेशन की, अपनी फैंडम की। मगर अब वो थक चुका था उन फ़ोन कॉल से, उन ताक़ुब से। चंद पल बाद बत्तों से भरी उस सड़क पे कोई उसे अपने साथ चलता महसूस हुआ। मेरी ने मुड़कर नहीं देखा। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। साथ चलते एवली ने सरगोशी की। वो कुछ न बोला, बस चलता रहा, बस चलता रहा। मुझे कोई शौक नहीं आपके साथ इस साथ सड़कों पे हवार होने का। जल्द अज जल्द ये किस्सा ख़त्म करें और मेरी जान छुड़वाएं। वो बेसारी से बोली तो मेरी चलते चलते रुका। मुठियाँ भींची, आंखों में बेपनाह सख्ती लिए, सीने पे इख्तियार एक कदम पीछे हुई। उसे मर्दों के गुस्से से खौफ आता था, उसे जिल्लत से खौफ आता था। जीनिया हाकिम, अगर इस वक्त तुम मेरे हाथों से कत्ल नहीं होना चाहती तो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो चबा चबा कर बेबसी भरे गुस्से से बोला। न उसकी आवाज़ बुलंद हुई, न उससे जलील किया था। एक सख्त निगाह उस पे डालते हुए वो दोबारा चलने लगा था। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आपका ताक़ुबकार इस वक्त हमारे बेहद करीब है। अल्फाज से किया, मेरी अपनी जगह पे जामिद हो गया। फ्लाइट में बैठा गैस गंभीर मैगजीन पढ़ रहा था। वो स्क्रीन पर्सन नहीं था। यहाँ तक कि कोई ज़रूरी काम ना आ जाता, अदीबा उसके साथ बैठी थी। पाकिस्तान जाने पे बहुत से काम उसके मुंतज़िर थे। उसे उन कामों का इल्म होना चाहिए था। एकदम गैस किसी ख्याल के तहत चौंका था। तुमने कल से उसे कोई कॉल नहीं की हबीब, तुम्हें नहीं लगता वो हमें मिस करता होगा? गैस मुस्कुरा रहा था, शैतानी सफाक मुस्कुराहट। एयरपोर्ट पहुंचकर सबसे पहली कॉल उसी को जाएगी बॉस। आइंदा कोताही ना हो, ये ना हो कि वो खौफ की बजाय जीना सीख ले। उसे तनबीह की थी। अदीबा ने सर को हम दिया। एयरपोर्ट पहुंचकर उसे एक नया मोबाइल दिया गया। गाड़ी में बैठते हुए अदीबा ने एक कॉल मिलाई थी। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे। क्या कोई अपना स्या अमालनामा भी भूलता है? ये एक भारी मर्दाना आवाज़ थी। ये अदीबा मुख्तलिफ थी। कहानी की इब्तिदाया अदीबा से बेहद मुख्तलिफ। मुझे भूलने की कोशिश की तो और ज़्यादा याद आऊँगा, और तुम मेरा याद आना जानते हो ना। एक फरीबकार और गैस के स्याह अमालनामों में बराबर की शरीक कार थी वो। थोड़ी देर मज़ीद कुछ कहते रहने के बाद उससे मोबाइल कान से उतारा था। कैसी परफॉर्मेंस थी बॉस? मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा यकीन है, इसलिए तुम्हें हदीबा नहीं हबीब कहता हूँ। अदीबा ने बुरा सा मुंह बना लिया। आप उसे हिंट दे रहे हैं, अगर उससे पहचान लिया तो? वो नहीं पहचान सकता, लेकिन उसके करीब एक औरत है, वो मुझे पहचान लेगी। और मैं चाहता हूँ अब ये खेल ख़त्म हो जाए। वो खिड़की से बाहर शहर की रोशनी को देखते हुए बोला था। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है?
पार्क की निस्बतन तनहा गोशी में बेंच पे बैठा मेहदी बेकरारी से पूछ रहा था। सीनिया ने कंधे उचकाए। कल रात मैंने आपसे उन तमाम नंबर्स की लिस्ट मांगी थी जिनसे आपको कॉल्स आती रही हैं। जब मैंने उन तमाम नंबर्स को एक सतह में रखा तो उन सब के आखिरी डिजिट्स के साथ एक नया नंबर बनता है। वो आपको हिंट दे रहा था। वो जीनियस है। उससे मालूम हो चुका है कि आप किसी की मदद ले रहे हैं और जिसकी मदद ली जा रही है उसकी जहानत गैर मामूली है। मेरी की अब्रू पुरसोच अंदाज में इकट्ठी हुई। तुम्हें कैसे मालूम वो यहाँ आने वाला है, बल्कि आने वाली है? तुमने कहा था वो एक औरत है। लोकेशन मेहंदी गंभीर, उससे मुझे अपनी लोकेशन भेजी है। वो ट्रॉफी कलेक्टर है। मैंने उसे ढूंढा। अब वो मुझे इनाम में शनासाई देना चाहता है या फिर वो ये बताने आया है कि मैं उन सब से दूर हो जाऊं क्योंकि शायद वो मेरे साथ अच्छा रहना चाहता है और आपके साथ बुरा। तुम मेरे लिए खुद को मुसीबत में मत डालो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी फिक्रमंद हो। उससे जान के लाले पड़े थे मगर वो सीनिया का सोच रहा था। सर, वो आपका खानदान है। नफरत एक तरफ, क्या आपको उस पर तरस नहीं आता? अगले दिन कैसम में काम करते हुए अदीबा के सवाल पे कैसे बर्फ तासुरात के साथ उसे देखा था। मैंने अपने बाप, भाई, माँ और आधे खानदान को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। और जो इंसान बचा है, मैंने इतने साल उसे जिंदा रहने दिया, बल्कि मैंने उसे हर तरह की मौत से बचाया ताकि एक दिन उसे खुद मार सके। अदीबा ने उसकी बात मुकम्मल की। गैस को यकदम बेचैनी होने लगी थी। वो पावर चेयर से उठकर ग्लास वॉल के सामने आ खड़ा हुआ। ये जगह, ये बुलंदी, यहाँ इस गॉड कॉम्प्लेक्स के मारे इंसान को सुकून मिलता था। यहाँ बस वो ऊंचा था, बाकी सारी दुनिया नीचे। मैंने आपके लिए लोगों को मारा भी है और आपको लोगों को मारते हुए भी देखा है, लेकिन लेकिन ये कत्ल मुख्तलिफ है। तुम उसे नहीं मारना चाहती। कैसे उसकी बात मुकम्मल की। अदीबा ने गर्दन झुका दी। तुम्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भेद खुलने का वक्त है। तमाम राजों से पर्दा उठ जाना चाहिए। उसे मारने अब मैं उठ जाऊंगा। अदीबा ने उसकी पुष्प पे निगाहें जमा दी। आप ऐसा नहीं कर सकेंगे बॉस। आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, चाहे नफरत का ही सही। लेकिन आप दोनों का एक लंबा साथ है जिसमें नफरत सिर्फ आपकी तरफ से है। उस इंसान ने आपसे हमेशा मोहब्बत की है। आप मैंने उससे नफरत की है और अब उसे चाहिए कि मेरा असल चेहरा देख ले। ये भेद खुलने का वक्त है। अब पर्दादारी खत्म हो जानी चाहिए। पार्क में बेंच पे बैठी मेहदी और दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी सीनियों बेहद बेसारियत से एक अनचाहा इंतजार कर रहे थे। एक नामालूम इंतजार भी। क्या मालूम ये एक फरेब हो, क्या मालूम ये एक प्रैंक हो। चंद लम्हों बाद एक आहट सी हुई। जॉगिंग ट्रैक पे दोनों अतराफ में लटकते दरख्तों के दरमियान उन्होंने एक हेवला सा देखा। मेरी का सांस जहाँ था वहीं थम गया। आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गई। उसी लम्हे सीनिया की नज़र भी उस इंसान पे पड़ी। उसकी चाल का गुरूर, उसकी तमकिनत, उसके चेहरे की कशिश। कुछ इंसानों पे अल्लाह कितना मेहरबान होता है ना। उसका हर बढ़ता कदम मेरी के सीने पे पड़ रहा था। कम अज कम उस इंसान ने मेरी गंभीर को ये तवक्का नहीं थी। सीनियर का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उससे पहली बार उस इंसान को इसी जॉगिंग ट्रैक पे देखा था। आज और उस वक्त में कितना फ़र्क था ना। अब ये आपके घर का मामला है, आप जाने और आपका खानदान। सीनियर हल्की आवाज़ से कहते हुए मुड़ गई। उसका यहाँ रुकना बेकार था। अब वो शख्स जाने और मेरी गंभीर। कुछ भेद नहीं खुलने चाहिए, कुछ राज राज रहने चाहिए, वरना वरना आंखों देखी वाली नबीना हो जाती हैं। दिल खून की फरहामी छोड़ खून रस आने लगता है। पार्क से सीधा वो बलहाज के साथ एयरपोर्ट आ गई थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उस वक्त ढेर सारे लोगों के हजूम में दो अहम किरदार भी थे। बलाज मीर और उसके सामने खड़ी जीनिया बलाज मीर। बलाज के पैरों के करीब सूटकेस था। लिबास आला, जूते चमक रहे थे। अपने खूबसूरत सरापे और पहलू में खड़ी बावकार औरत की वजह से वो सारे में छाया हुआ था। बाकी दुनिया की औरतें अपने शोहर को अलविदा कहते वक्त 1.5 लीटर आंसू बहा रही होती हैं, और एक तुम हो। बलाज ने मसूई दासों से कहा। सीनिया मुस्कुराई। गुड बाइज आरंट हार्ड फॉर मी। बलाज ने अप्रोच खाया जैसे कह रहा हो वाकई। सीनिया ने पल के झपकाकर तसल्ली दी। टेक्सला में वाक़ अपने फ्लैट के कमरे में बलाज यहाँ से वहाँ बेयकीनी से चक्कर काट रहा था। उसे यकीन नहीं आता था जो उससे सुना था वो सच ही था। उसके सामने उसका दोस्त सहीम बैठा था। मैं सच कह रहा हूँ बलाज। अदर की बहन राबेल, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी फेलो भी थी, वो तुम्हें पसंद करती थी बलाज। उससे कई बार तुम्हारे करीब आना चाहा, लेकिन तुम हमेशा से अपनी कज़न के ख्वाब देखते थे। उसे तुम्हारे लिए खुदकुशी की कोशिश भी की थी। बलाज भौंचा रह गया। आम मर्दों की तरह वो इस मोहब्बत से लुफ्तंदोज़ नहीं हुआ था।
उसे सीने के सिवा किसी की परवाह ही ना थी। कराची एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, तुम्हारे सारे पैसे, तुम्हारी सेविंग्स और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ छिन जाना एक इत्तेफाक नहीं था। अथर तुम्हें झुकाना चाहता था। वो जानता है तुम्हारे ख्वाब बुलंदियां हैं, मगर उसे तुमसे ज़मीन तक छीन ली। वो चाहता है कि तुम एक दिन बेबस होकर उसके पास आओ और उसे यकीन है तुम आओगे। बलाज धीरे से सोफे पे बैठता चला गया। उसे ज़मीन अपने पैरों से खिसकती हुई महसूस हुई। मर्द को 4 शादियां जायज़ हैं वलाज। अपने मुस्तकबिल का सोचो। बीवियां ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाती। उसका कंधा थपक कर चला गया था। फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी थी। उसके जाने का वक्त था। सीनिया उदास हुई थी, बुरा भी लगा था, मगर आम बीवियों की तरह वो रोई नहीं थी। बलाज ने नरमी से उसके पहलू में गिरे दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल है ज़ैनी। मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ। तुम मुझे याद तो करोगी ना? मैं आपको कॉल्स करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ज़्यादा याद आए और मेरे बगैर न रह आ जाए, तो मैं आपको वीडियो कॉल का शर्फ भी बख्श सकती हूँ। पलाश उसकी बात पे मुस्कुराया था। एयरपोर्ट पे आते-जाते लोगों के दरमियान वो उसके हाथ पकड़े खड़ा था, जिसका ख़्याल भी उसके लिए जन्नत जैसा था। पलाश मेरी के साथ कहानी कितनी मेहरबान थी ना। ऑफिस की बिल्डिंग से निकलते हुए पलाश सख्त झुंझुलाया हुआ था। उसकी सीवी को देखे बगैर रद्द कर दिया गया था। वो यहाँ रहकर अपने और सीनियर के लिए कमाना चाहता था, मगर सब बेकार था, सब बेसुध। रोड पेवमेंट पे बैठे हुए उससे एक कॉल मिलाई। दूसरी तरफ रस्मी गुफ्तगू के बाद वो मुद्दे पे आया था। हाँ अकरम, तुमने कहा था तुम गैर कानूनी तरीके से मुझे मुल्क से बाहर भेज सकते हो। मुझे बस ये जानना था कि क्या तुम कोई गारंटी दे सकते हो? दूसरी तरफ कुछ कहा गया और पलाश ने मायूस होकर कॉल काट दी, गर्दन झुका दी। उसी पल उसे कोई अपने करीब बैठता महसूस हुआ। पलाश ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर वो धक से रह गया। अतर का खास मुलाजिम नफीस सिद्दीकी उसके साथ बैठा था। उसकी आंखें नरम सा तासु लिए हुई थी, चेहरे पे सख्ती थी। अपने साथ जालिम बनना छोड़ दो लड़के। जिंदगी तुम्हारे साथ रहम का मामला करने को तैयार है। आसाइशात तुम्हारा मुकद्दर है। फिर खुद को क्यों बेतुकीर करते हो? बलाश ने गहरी सांस ली। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके साथ मुश्किलात सह सकता हूँ, उसके बगैर आसाइशात नहीं। उसका लहजा अटल था। उससे करीब बैठा शख्स ऐसे साया मुस्कुराया। जल्द या बदीर वो तुम्हें छोड़ छोड़ देगी। उस लड़की के ख्वाब ऊंचे हैं। तुम्हें लगता है वो यूं कंपलसरी की हालत में कबूल करेगी? मैं उसका शोहर हूँ, मेरे साथ हर हाल में गुजारा कर लेगी। बलाज का लहजा मजबूत था। क्या ये वही लड़की नहीं है जिससे अपनी ख्वाहिशात और बुलंदियों के लिए 23 साल मंगनी तक की परवाह नहीं की? तुम्हें तो फिर 23 माह भी नहीं हुए। बलाज सुन रही क्या? अगले कई लम्हे उसे सांस लेने में दिक्कत होती रही। बलाज का मोबाइल बजने लगा तो उसके चेहरे की रंगत जरा सी मुतगैर हुई। उससे बामुश्किल मुस्कुराते हुए सीनिया को देखा, फिर कॉल अटेंड कर ली। हाँ, अलबत्ता बात अब वो अरबी में कर रहा था। सीनिया उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी, मगर जो अल्फाज उसके कानों में पड़े वो इंतहाई गैर मुतवक्का थे। फ्लैट के छोटे से टीवी लॉन्च में बैठा बलाज मीर कुछ कागजात पे दस्तखत कर रहा था। उसका अंदाज सपाट और बेजान सा था। कागजात से नजर उठाकर उसके आसपास देखो तो वही मुलाजिम खास उसके साथ बैठा हुआ था और उसकी दाईं तरफ अतर बैठा था। कागजात निकाहनामा थे और उसके साथ एक लड़की बैठी थी जो मुस्कुरा रही थी। वो अतर की बहन थी और 2 मिनट पहले वो बिलाज की सोचियत में आ चुकी थी। तुम मेरी बीवी हो, भला मैं तुम्हारी कॉल्स क्यों इग्नोर करने लगा? बिलाज कॉल पे कह रहा था। बेला, मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। तुम उस लड़की की बात मत करो, वो तुमसे पहले मेरी बीवी है। वो रुका, सामने से उसकी बात सुनी। हाँ तो क्या करूं? और क्यों ना आऊं? उसके साथ एयरपोर्ट छोड़ने आई है ना? आना तो मुझे तुम्हारे ही पास है। अब के फ़ोन की उस पार से हिचकियाँ बुलंद होने लगी थीं। बलाश से कराकर आंखें मीच लीं। रवानी से अरबी बोलता शख्स सख्त खौफज़दा था। अजीज़े मन, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इस बात का सबूत देने में चंद घंटों में तुम्हारे पास आ रहा हूं ना। फिर रोने का, जलन का फायदा? अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगी वही करूंगा। अब फोन रखो। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आखिरी अल्फाज भी उससे अरबी में कहे थे। वो जो ही मुड़ा, सीनिया पत्थर का बुत बनी उसे तक रही थी। उसकी आंखें वीरान थीं, लब हल्के से वहाँ उससे पलके झपकी। वो बिलाज को देखना चाहती थी, मगर आंसुओं की बाढ़ के पार वो नजर न आया। सीनिया ने सांस लेनी चाहिए, लेकिन उसे सांस न आया। उसे वाकई सांस न आया। बिलाज अजनबी से उसे देख रहा था। वो कदम पीछे ले रही थी। दिल जख्म जख्म हुआ था। जो एक चीज़ सीनिया ने महसूस की वो दर्द था। जो एक चीज़ उसे इज़ाफ़ी लगी वो आती-जाती साँस सी। जिस एक चीज़ पे उसे हैरत हुई वो अपने कदमों पे खड़े होना था।
जिस एक चीज़ को अब ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो उसके चलते हुए ख़्वास से। जिस एक चीज़ को तबाह हो जाना चाहिए था, वो दुनिया थी। उससे कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फ़ाज़ गलत में अटक गए। उससे भाग जाना चाहा लेकिन कदमों में जान ना थी। वो चंद लम्हे के लिए शाह की आँखों से पलाश की आँखों में दिखती रही। फिर उसके लब होले से बड़बड़ाए थे, मुझे अरबी आती है। खोखली आवाज़ फलाज के कानों से टकराई। अब के फलाज में खुद भी सांस न ले सका। एयरपोर्ट पे हज़ारों लोगों के हजूम में खड़े उन दोनों अफराद को दुनिया अपने सर पे घूमती महसूस हुई। फलाज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन वो बेधक कर दूर हटी। भेद खुलना क्या होता है और उनकी तकलीफ़ कैसी होती है, आज उन दोनों ने जान लिया था।